प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना आज पठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले पठित काव्यांश होता क्या है? हिंदी हिंदी की दो विधाएं होती हैं, गद्य और पद्य। गद्य में हमें कहानी आता है, लेख आता है, उसे गद्य कहा जाता है। पद्य को आम भाषा में हम लोग कहते हैं कविता। तो पद्य तो हमारे यहाँ पठित काव्यांश भी आ सकता है, इसके लिए हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो इसमें कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको दी होंगी और आपको उसके उन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो जिस तरह हम अपठित या पठित गद्यांश कर रहे थे, उसी तरह पठित काव्यांश भी कविता का ही अंश है। इसे भी हम पहले लिखेंगे और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर को हल करने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत सरल है, आपको कोई नई कविता नहीं दी जाएगी जो आपने पढ़ी है, इसीलिए इसे पठित काव्यांश कहा गया। इसमें हमारे जैसे कि सिलेबस में ही हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पहले 8 जो पाठ दिए गए हैं उसमें 3 पाठ कविता के हैं। कौन कौन से? पहला पाठ है एक बनेंगे नेक बनेंगे। चौथा पाठ है हमारा घटा घिरी झूम के, ये भी एक कविता है। और 8वां पाठ दादाजी, ये भी एक कविता है। तो हमारे 8 पाठों में तो 3 पाठ कविता के हो गए। तो हमें पठित काव्यांश भी आ सकता है। इसी के लिए आज हम तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अपना पहला कविता की कुछ पंक्तियां लिखते हैं। ये प्रश्न पहला करेंगे। इसे प्रश्न एक क्या है? पठित काव्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहले काव्यांश को पढ़ना है, कविता को। भले आपने इसे पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको इसे कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ना है। तो शुरू करते हैं कविता। रवि सा चलना, रवि सा चलना, हिम सा गलना, हिम सा गलना, हम सबको दीपक सा जलना, गीतों से दुनिया को भरने, मोर पपीहा भेक बनेंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे, अपनी जननी विश्व भारती
लोग मिलजुल मिलजुल कर करें आरती। तो बच्चों ये था हमारी काव्यांश या कविता की पंक्तियां, कविता का अंश। अंश मतलब भाग, कुछ हिस्सा। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। रवि सा चलना, हिम सा गलना, हम सबको दीपक सा जलना, गीतों से दुनिया को भरने, मोर पपीहा भेंट बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे, अपनी जननी विश्व भारती, लोग मिलजुल कर करें आरती। तो कविता को सबसे पहले हम, आपको पता ही है, 2-3 बार पढ़ना है। भले ही आपको लगे कि ये तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन जो प्रश्न आएंगे इन्हीं पंक्तियों में से ही आएंगे। तो इसके सारे शब्द, अर्थ हमें एक बार पढ़ने में नहीं समझ आ सकता है, कभी कभी भूल जाता है। तो कम से कम इसको भी 3 बार हमें पढ़ना है। तो मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ आपके लिए, आप इसे लिखेंगे और सुनेंगे। रवि सा चलना, हिम सा गलना, हम सबको दीपक सा जलना, गीतों की दुनिया को भरने, मोर पपीहा भेंट बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे, अपनी जननी विश्व भारती, लोग मिलजुल कर करें आरती। तो ये था हमारी कविता। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको 2 बार में नहीं समझ आता तो आप तीसरी बार भी इसको एक बार पढ़ेंगे। पढ़ने में शर्माना नहीं। हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उनको लगता है तो हमने कर रखा है, सीधा प्रश्न पे चलते हैं। ऐसी बात नहीं। मैं तीसरी बार भी पढ़ देता हूँ। रवि सा चलना, हिम सा गलना, हम सबको दीपक सा जलना, गीतों से दुनिया को भरने, मोर पपीहा भेंट बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे, अपनी जननी विश्व भारती, लोग मिलजुल कर करें आरती। तो ये था हमारे कविता। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये अभ्यास के तौर पे ही कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, बच्चे विश्व भारती की क्या करना चाहते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे विश्व भारती, बच्चे जननी विश्व भारती कि क्या करना चाहते हैं। तो बच्चे विश्व भारती, जननी का अर्थ है जन्म देने वाली। यहाँ पूरी संपूर्ण पृथ्वी की बात की है। जननी विश्व भारती, तो ये जो है अपनी जो हमें जन्म कौन देता है, जननी। धरती को माँ का भी रूप कहा जाता है। तो उसकी क्या करना चाहते हैं, आरती। आरती मतलब वंदना करना चाहते हैं। हम इसे लिखेंगे आरती। बच्चे जननी विश्व भारती की आरती करना चाहते हैं। तो ये है बच्चे जननी विश्व भारती की आरती
करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पूर्ण विराम। उसके बाद हम चलते हैं, इसमें है हिमसा गलना, रवि सा चलना। रवि का अर्थ होता है सूरज। हिम, हिम का अर्थ, हिम का अर्थ लिखें तो हिम का अर्थ लिखें, हिम का अर्थ होता है बर्फ। तो हम लिखेंगे हिम का अर्थ, हिम का अर्थ बर्फ होता है। बर्फ होता है। तो यहाँ बच्चे दो प्रकार की गलती करते हैं, एक बार मैं फिर से इनको बता देता हूँ कौन कौन सी गलतियाँ बच्चे करते हैं। सबसे पहली बात, वे उत्तर एक शब्द में लिख देते। हमें उत्तर वाक्य में लिखना है, अपने वाक्य में लिखना है। दूसरी बड़ी गलती करते हैं, वो कविता की ही दो पंक्तियाँ उतार के रख देते हैं। कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उससे कविता की दो पंक्तियों को उतार के उत्तर में रख दिया जाता है, जो कि गलत है। हमें सटीक उत्तर देना है, जितना पूछा जाएगा उतना ही उत्तर देना है, वो भी अपने शब्दों में देना है। तो पंक्तियाँ उतार देने से आपको अंक नहीं मिलेगा। जो आंसर है टू दी पॉइंट, हिंदी में कहते हैं सटीक उत्तर दो। जितना पूछा जाए उतना ही आपको उत्तर देना है, ना उससे कम ना उससे अधिक। तो हम शब्दार्थ भी पूछ सकता है। उसके बाद कविता का नाम, परीक्षक ये भी जानना चाह सकता है कि क्या आपको कविता का नाम याद है। अगर आपने ये कविता पढ़ी है तो आप कविता का नाम भी बता सकते हैं। और कवि का नाम, कवि वह व्यक्ति होता है जो कविता को लिखता है, जो कविता की रचना करता है। तो आपको कविता का नाम और कवि का नाम दोनों याद होना चाहिए, क्योंकि यह भी प्रश्न बना के इसका पूछा जा सकता है कि इस कविता का नाम लिखें या इस कविता के कवि कौन है। तो इसको भी हम लोग को लिख देते हैं। तीसरा प्रश्न है, इस कविता का नाम लिखिए। उत्तर है इस कविता का नाम है, इस कविता का नाम है एक बनेंगे नहीं बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे, नेक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। तो एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। बच्चे जननी विश्व भारती का क्या करना चाहते हैं? बच्चे जननी विश्व भारती की आरती करना चाहते हैं। हिम का अर्थ लिखिए। शब्दार्थ की बात किया। हिम का अर्थ है बर्फ, हिम का अर्थ बर्फ होता है। इस कविता का नाम लिखिए। इस कविता का नाम है एक बनेंगे नेक बनेंगे। चौथा प्रश्न पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कवि का नाम ही पूछा जाता है। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि कौन है? कौन है?
हमारा उत्तर है इस कविता के कवि परमेश्वर गिरीश जी हैं। तो कवि को सम्मान देने के लिए आपने जी लगाया। आपसे बड़े हैं, बच्चों से उम्र बड़ी है, जी हैं बहुवचन भी हम सम्मान देने के लिए ही लगाते हैं, आपको पता है। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। तो भेख, भेख शब्द का अर्थ भी पूछ सकता है। भेख, भेख शब्द के दो अर्थ होते हैं। भेख जो है पांचवा है, भेख शब्द का भेख, भेख शब्द के दो अर्थ लिखें, दो अर्थ लिखें। तो शब्दार्थ में आप वाक्य क्या लिख सकते हैं, शब्दों में भी लिख सकते हैं। पहला है, पहला अर्थ है मेढक, मेढक, और दूसरा है बादल। भेख शब्द के दो अर्थ लिखने के लिए कहा है, तो आप लिखेंगे पहला जो अर्थ है मेढक को भी भेख कहते हैं और बादल को भी भेख कहते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ऐसे ही हम अभ्यास जितना करेंगे उतना सीखेंगे। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले 8 जो पाठ आ रहे हैं हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा में, उसमें से 3 कविताएं हैं। ये हमारा दूसरा है। चौथे पाठ पे चलते हैं। हमारा चौथा पाठ है घटा घिरी झूम की। तो वर्षा ऋतु पे कविता आधारित है। तो हम पहले कविता की कुछ पंक्तियां लिख लेते हैं, फिर प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। तो बच्चों लिखना शुरू करो। आई है, आई है पर्वत के शिखरों को, शिखरों को शिखरों को चूम के, चूम के घटा घिरी घटा घिरी झूम के बादल के, बादल के पंखों पर इसका अधिकार है। बादल की पंखों पर इसका अधिकार है। बिजली की चमक, बिजली की चमक
बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, और दो और पंक्तियां हैं। हवा और बूंदों की इस पर भ्रमार तो बच्चों ये थी हमारी कविता। एक बार इसको देख लेते हैं। आई है पर्वत के शिखरों को चूम के, घटा घिरी झूम के, बादल के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार, हवा और बूंदों की इस पर भरमार। तो ये जो कविता है घटाओं के बारे में बताया गया है। घटा का अर्थ होता है काले वर्षा वाले बादल। घटा का अर्थ होता है काले वर्षा वाले बादल। तो हम लोग फिर से एक बार इसका कविता पाठ करते हैं। मैंने आपको बताया था कम से कम 2 या 3 बार अवश्य होना चाहिए, भले आपने इसे पढ़ रखा, क्योंकि पढ़ने से ही हमें जो शब्द अर्थ भी पूछे जा सकते हैं। आपको मैंने बताया है तो पढ़ने पे ही समझ आएगा। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। आई है पर्वत के शिखरों को चूम के, घटा घिरी झूम के, बादल के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, हवा और बूंदों की इस पर भरमार है। तो ये था हमारा पठित काव्यांश। ये कविता हमने पढ़ रखी है, इसीलिए हम इसे पठित काव्यांश कह रहे हैं। तो कविता का अंश काव्यांश कहलाता है। एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्नों पे आ जाते हैं। आई है पर्वत के शिखरों को चूम के, घटा घिरी झूम के, बादल के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, हवा और बूंदों की इस पर भरमार। अब हम अपने प्रश्नोत्तर पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, घटा कहाँ से आई है? घटा कहाँ से आई है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। उत्तर हमें वाक्य से लिखना है। कुछ बच्चे लिखते हैं पर्वत या पर्वत के शिखरों, पर्वत का शिखर लिख देते हैं, तो ये गलत है। हमें वाक्य में उत्तर देना है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, हमें शब्द में उत्तर नहीं देना है, हमें वाक्य में ही उत्तर देना है। लिखेंगे घटा पर्वत के शिखरों से आई है। पूर्ण विराम, जब वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम भी लगाना है, तब जाके हमारा वाक्य पूरा होगा। घटा कहाँ से आई है? घटा पर्वत के शिखरों से आई है। उसके बाद कविता का नाम भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको बताया था। कवि का नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना हमेशा, आपको कविता का नाम भी पता होना चाहिए। और कवि वह व्यक्ति होता है जो कविता लिखता है, जिसने ये कविता की रचना की है। तो ये दोनों आपको याद रखना हो सकता है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है।
तो हम आगे चलते हैं। या शब्दार्थ भी बोला, पर्वत के शिखरों को चूम के, शिखर का भी अर्थ पूछा जा सकता है, शब्दार्थ भी पूछा जा सकता है। दूसरा लिखेंगे शिखर का अर्थ लिखें। उत्तर पर्वत चोटी शिखर का अर्थ होता है, या शिखर का अर्थ चोटी होता है, चोटी। तो यहाँ पे चोटी बालों की चोटी नहीं है, यहाँ पर्वतों की चोटी की है, जो तो शिखर का अर्थ चोटी होता है। तो आपने देखा, हमने उत्तर वाक्य में देने की कोशिश की, शब्दों में नहीं दिया। हमारा उत्तर क्या रहेगा? वाक्य में ही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, इस कविता का नाम लिखें। इस कविता का नाम लिखें। तो कविता का नाम है, इस कविता का नाम है, इस कविता का नाम है, ऐसे करके लिख सकते हैं, घटा गिरी झूम। घटा गिरी झूम के। एक बार फिर से देख लेते हैं। घटा कहाँ से आई है? घटा पर्वत के शिखरों से आई, या घटा पर्वत के शिखरों को चूम के आई है। दोनों भी सही लिखा है, दोनों ही सही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। शिखर का अर्थ लिखें। शिखर का अर्थ है चोटी होता है। शिखर का अर्थ क्या होता है? चोटी। इस कविता का नाम लिखें। कविता का नाम है, इस कविता का नाम है घटा गिरी झूम के। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब चौथे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कवि का नाम। मैंने बोला था कवि का नाम आपको हमेशा याद रखना है। कवि का नाम भी पूछा जाता है कि इस कविता की रचनाकार कौन है, या ये कविता किसने लिखी है। तो चौथा है, इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि कौन हैं? तो हम कवि का नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे इस कविता के कवि योगेंद्र दत्त शर्मा जी हैं। तो सम्मान प्रकट करना है। सम्मान किसको देते हैं? जिसकी आयु हमसे बड़ी होती है। तो कवि को भी हमें सम्मान देना है, क्योंकि बच्चे इसका नाम लिख रहे हैं। तो लिखेंगे इस कविता के कवि योगेंद्र दत्त शर्मा जी हैं। लिखेंगे इस कविता के कवि, इस कविता के कवि योगेंद्र दत्त शर्मा जी हैं। शर्मा जी हैं, पूर्ण विराम। तो इस तरह ही लिखना है बच्चों। तो ये था हमारा पठित काव्यांश। इसका अधिक से अधिक आप अभ्यास करेंगे। हमारी 3 कविताएं हैं, तीनों कविताओं का आप अभ्यास करेंगे, और हम अब अपना अपठित और अपठित का भी अभ्यास जारी रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे। आप भी अभ्यास करते रहें।